चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और चांदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चांदी। चांदी सर्वोत्तम विद्युत चालक होती है और यह ऊष्मा की भी चालक होती है, ऊष्मा की चालक। ठीक है दोस्तों, अब चांदी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है Ag और 5वें आवर्त के अंदर ये आती है। कौन से आवर्त में? 5वें आवर्त में ये आती है और परमाणु क्रमांक 47, परमाणु क्रमांक। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक 47 है, 5वें आवर्त के अंदर आती है और Ag इसका सिंबल होता है। बात करते हैं तांबा, जिसे Cu के द्वारा दर्शाया जाता है और यह 29 का परमाणु क्रमांक और डी ब्लॉक के अंदर ही पाया जाता है। लोहा, जिसे Fe से दर्शाया जाता है और यह 26 इसका परमाणु क्रमांक और यह भी डी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, Al और यह 13 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ये पी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा चांदी जो कि सर्वोत्तम विद्युत चालक होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयी दर्पण। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा हेडलाइट के अंदर उपयोग किया जाता है तो वो किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण का और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो एक तो होता है सैटेलाइट के अंदर इसका सैटेलाइट डिश एंटीना होता है, डिश एंटीना, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं परावर्तक टेलीस्कोप। परावर्तक टेलीस्कोप, परावर्तक टेलीस्कोप के अंदर तीसरा जो होता है वह सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा लिख लीजिए दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक ये हो गया हेडलाइट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तल दर्पण यह पश्य दृश्य दर्पणों में, यानी कि जो पश्य दृश्य दर्पणों में उपयोग किया जाता है। मतलब पीछे की जो वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक तो ये हो गया जो मोटरसाइकिल्स होती है, जो पीछे के वो जो दृश्य उसको देखने के लिए किया जाता है। और एटीएम के अंदर भी पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ है उसको देखने के लिए ये उपयोग किया जाता है कि वह कहीं आपके जो एटीएम से रिलेटेड जो भी नंबर्स हैं वो देख ना रहा हो, इसके लिए एटीएम के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो प्रेस होती है वो गर्म होती है, मतलब उसको गर्म करते हैं तो वह जो गर्म होती है वो किस धातु के उसमें उपयोग किया जाता है? बिजली की जो आती है प्रेस, उसके अंदर ऑप्शन है तांबा, Cu, टंगस्टन, इसे W से नाइक्रोम और दस्ता, तो Zn और नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम। ठीक है दोस्तों, नाइक्रोम जो बिजली की जो प्रेस आती है उसके अंदर जो तार का उपयोग किया जाता है, 10 धातु का उपयोग किया जाता है, वह नाइक्रोम। यह एक अलॉय है। क्या है? अलॉय एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु। अब ये किस किस की बनी होती है वो भी देख लेते हैं। तो ये बनी होती है निकिल और क्रोमियम,
क्रोमियम की यह बनी होती है। ठीक है दोस्तों, इसको सही कर लीजिए दोस्तों। निकिल और क्रोमियम का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक मिश्र धातु है, क्रोमियम के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये टंगस्टन, आपको पता है कि जो विद्युत हीटर है उसके अंदर जो तार का उपयोग किया जाता है और टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है वायु, जल, ध्वनि और भूमि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ध्वनि। ध्वनि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जो सुन सकते हैं वो लगभग 80 डेसिमल के आसपास तक हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं सुन सकते, क्योंकि इसके बाद में हमारे कानों की संवेदना बढ़ जाती है और कान खराब हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित हाइड्रोलिक ब्रेकर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेकर। हाइड्रोलिक ब्रेकर बोलते हैं इसको, का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर आधारित है? यानी कि कौन से लॉ पर यह कार्य करता है? ऑप्शन है पास्कल का नियम, दूसरा है टोरिसेल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और न्यूटन का नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत जो कि हाइड्रोलिक ब्रेकर्स के लिए उपयोग किया जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से जो ये हाइड्रोलिक ब्रेकर्स होते हैं, आपने साइकिल से या मोटरसाइकिल के अंदर देखा होगा। इस प्रकार से ये ब्रेकर्स जो होते हैं, ब्रेक लगाने के लिए इसमें पास्कल का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ये तो पास्कल का हो गया, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि आपको पता है कि पानी के अंदर कोई भी वस्तु डूबी हुई है तो वह पानी के द्वारा उस वस्तु पर बल लगाया जाता है, जिससे कि पानी के अंदर से आसानी से कोई भी वस्तु बाहर निकल जाती है। ठीक है, न्यूटन की गति के 3 नियम आपको पता ही हैं, न्यूटन के अनुसार दिए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाता है तो उनमें से कौन सा नियम लागू होता है? इनमें से कौन सा नियम लागू होता है? यानी कि कोई भी, ये मान लो एक छड़ है, मतलब ये कि कालीन है और इसके अंदर मान लो ये जो धूल के कण है, तो उसको हम डंडे से मारते हैं तो उसमें धूल के कण बाहर निकलने लगते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम या गति के पहले तथा दूसरे नियमों पर का संयोजन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम इस पर लागू होता है, क्योंकि इसे गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है सौर प्रणाली किसके द्वारा खोजी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस के द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है दोस्तों, कोपरनिकस के अनुसार सौर प्रणाली खोजी गई थी। ठीक है, गैलीलियो की बात करें तो इसने दूरबीन का आविष्कार, ठीक है। जे.एल. बेयर्ड ने जो एरोप्लेन आती है, उसका आविष्कार, एरोप्लेन का आविष्कार, कोपरनिकस जो सौर प्रणाली, और ये केपलर जो ग्रहों की गति के नियम इन्हों के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, किस प्रकार से ग्रह गति करते हैं, इसका नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हजामत का शीशा कौन सा है? हजामत का शीशा, यानी कि जो हजामत का शीशा होता है वह किससे बना होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, सोडियम, Na। किसे दर्शाते हैं? Na। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, बताइए? तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 11। ठीक है,
आपको बताना है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये होता है 20। सिलिकॉन का कितना होता है? सिलिकॉन का कितना होता है? इसका होता है 14। और मैग्नीशियम का कितना होता है? तो इसका होता है 12 mg। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सोडियम जो हजामत शीशे के अंदर उपयोग किया जाता है वह सोडियम धातु होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मतलब यदि मतलब अगर किसी पिंड को जो उदासीन है उसको संतुलन की स्थिति से बाधित किया जाए तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या होगा? ऑप्शन है कम हो जाती है, बढ़ जाती है, शून्य हो जाती है या स्थिर रहती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह स्थिर हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाज की चाल मापी जाती है हॉर्स पावर में, एंगस्ट्रॉम में, जूल में या नॉट के अंदर? क्या आंसर होगा? तो जहाज की जो चाल मापी जाती है वह नॉट के अंदर मापी जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पता होना चाहिए कि जो जहाज की चाल है उसको नॉट के अंदर मापी जाती है। बात करते हैं हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। ठीक है दोस्तों, 746 वोट होता है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, जूल आपको पता ही है, जूल कार्य की इकाई है, कार्य व ऊर्जा दोनों की इकाई है जूल। और नॉट जहाज की चाल मापी जाती है नॉट के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उसके रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसका? परमाणु का निर्भर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? सीसा को किससे दर्शाया जाता है? पीबी से। ठीक है दोस्तों, पीबी से इसको दर्शाया जाता है। ऑप्शन है गैलेना, मैग्नेटाइट, पाइरोल्यूसाइट व सीडेराइट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गैलेना। सबसे महत्वपूर्ण इसका सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है, जो इसका सूत्र होता है पीबीएस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मैग्नेटाइट की। तो मैग्नेटाइट Mn, जो मैग्नीज है उसका अयस्क होता है जिसे MnO2 के नाम से जानते हैं, MnO2। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पाइरोल्यूसाइट क्या है? तो सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। इसको मैग्नेटाइट जो होती है वह Fe3O4 होता है, ध्यान रखिएगा, Fe3O4। ठीक है, Fe3O मैग्नेटाइट जिसमें आयरन का ये अयस्क होता है, और पायरोल्यूसाइट होता है MnO2। ठीक है, MnO2 इसका पायरोल्यूसाइट होता है। और सीडेराइट क्या होता है? तो सीडेराइट FeCO3, सीडेराइट ये भी आयरन का एक अयस्क होता है, यानी कि आयरन कार्बोनेट के रूप में होता है ये सीडेराइट। तो याद रखिएगा सीसा का अयस्क पीबीएस, जिसे हम गैलेना कहते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि यदि कोई भी धातु है, कोई भी तत्व है, जैसे कि Na एक तत्व है, यदि वह जल के साथ मिलता है तो वह इसके जो ये मिलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन है 2A10, 268, 4, 2882, 210, 8।
तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2882। 2882। आप सभी को पता है कि किसी भी कक्षा के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। अधिकतम, याद रखिएगा, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही किसी कक्षा के अंदर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से पहली कक्षा है वह 2n² के आधार पर भरी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कक्षा के अंदर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर ये देखिए 18 हो गए, अब बचे 2, तो उसके अगले कक्षा के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भरे जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, आपको बताना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो सबसे अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, इसका आकार कम होता है। ठीक है, और अब बात करते हैं हैलोजनों के बारे में। तो हैलोजन के अंदर आपको पता है कि हैलोजन में कि कौन कौन सी आती है, तो उसमें आती है फ्लोरीन, फिर होती है क्लोरीन, फिर उसके बाद में आती है ब्रोमीन, फिर उसके बाद में आती है आयोडीन, फिर उसके बाद में आती है जिसे हम एंटी स्टेटिन कहते हैं, AT। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 3 और 2 5 इसके अंदर ये सभी धातुएं आती हैं। फ्लोरीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लोरीन और जो ये होती है क्लोरीन और ये फ्लोरीन, क्योंकि 1 मिनट, क्लोरीन और ये फ्लोरीन जो होती है ये गैसीय अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में। और ब्रोमीन व आयोडीन ये ठोस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था। और ये एक रेडियो सक्रिय धातु है, रेडियो सक्रिय धातु, रेडियो सक्रिय धातु है। ठीक है दोस्तों, रेडियो सक्रिय धातु है। और ये याद रखिएगा, ये अधातु है, अधातु। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है कीटाणुनाशक, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशक या रोगाणुनाशी के रूप में। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो जो इसका उपयोग किया जाता है वह कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसके बारे में भी। यानी कि अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार आप अपने आप में जहरीले व सॉल्यूशन का उपयोग कीटनाशक के अलावा उर्वरक, गोंद, कागज, पेंट उद्योग आदि में किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी, ताज़ा रखने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत चर्चित है ये, मतलब कीटनाशक और उर्वरक के लिए बहुत चर्चित है। गोंद, कागज, पेंट उद्योगों के बनाने के लिए, और जो कोई भी खाद्य पदार्थ है उसका ताज़ा रखने के संरक्षण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है तेज गंध वाली रंगहीन गैस, जिसका उपयोग भवन निर्माण में, घरेलू उद्योग बनाने में, यानी कि घरेलू उत्पाद बनाने में ये सब चीज़ें हैं। गोंद चिपकने वाले कागज, जो कोटिंग्स और कुछ इंसुलेशन के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। आपको बताना है पाइराइट। पहले तो हम पाइराइट के बारे में जान लेते हैं। पाइराइट क्या होता है? पाइराइट होता है मूर्खों का सोना। याद रखिएगा, मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना पाइराइट को कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
पायराइट को क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना, जिसे FeS2, इसे क्या कहते हैं, FeS2। FeS2 इसका सूत्र होता है पायराइट का, ठीक है। और ये जो बनता है, ये आपको पता है कि जो ये बन रहा है, जो किससे बन रहा है, आयरन से और गंधक से, जिसे हम सल्फर भी कहते हैं, ठीक है, आयरन या गंधक इसे। अब बात करते हैं कि ये जो अयस्क है पायराइट, उसको जलाने से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर निकलती है SO2, ठीक है, SO2 इसके अंदर निकलती है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्खों का सोना FeS2 और आयरन व गंधक से मिलकर बना होता है पायराइट, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है ऑक्सीजन की, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, ऑप्शन है वाटसन, डार्विन, MS स्वामीनाथन या बर्लोग। क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा बर्लोग, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। और जो भारत में है वो भारत में स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत में माना जाता है, ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और वैसे वर्ल्ड के अंदर बारलोग को माना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उत्परिवर्तन के लिए कारण है, यानी कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, उत्परिवर्तन को बोलते हैं म्यूटेशन। किसके कारण होता है, जीन में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, जीवन के संघर्ष या ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीन में परिवर्तन के कारण ये होता है उत्परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल या द्विव निषेचन में पाया जाता है, ऑप्शन है सभी जानवरों में, सभी पौधों में, पानी के पौधों में या वनस्पति में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, सभी जो पौधे होते हैं उसमें द्विव यानी कि डबल निषेचन पाया जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सॉरी, ये यहाँ लग गया, यानी कि द्विव निषेचन जो होता है ये फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया में नरयुग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणक युग्मनज बनाता है, ठीक है। द्विगुणित केंद्रक का नरयुग्मक संलयन द्विव निषेचन कहलाता है। द्विव निषेचन आवर्तबीजी पौधे में होने वाला एक जटिल निषेचन की क्रिया है। आवर्तबीजी जो कि सबसे विकसित जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं सबसे विकसित, वह आवर्तबीजी पौधे ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, द्विव फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ठीक है। ये देख लीजिए, इस प्रकार से ये द्विव फर्टिलाइजेशन क्या क्या होते हैं इसमें अंदर, एग्स और या इंटेगुमेंट्स, स्पर्म, न्यूक्लियस, फीमेल जाइगोटाइट्स, पोलन ट्यूब, स्पर्म सेल और पोलन ग्रेन्स, ठीक है दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन पीछे रह गया, इसको देख लेते हैं। यानी लाल रक्त कण का रोग निम्न में से कौन सा है, लाल रक्त कण का रोग इनमें से कौन सा है, ऑप्शन है अवर्णद्धता यानी कि RBC, सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एनीमिया, यानी कि खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भोजन प्रणाली में कौन सी आकार संरचना होती है, इनकी किसकी सी आकार की संरचना होती है आपको बताना है। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन है ग्रासनली, पेट, डोडेनम जिसे ग्रहणी बोलते हैं, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग्रहणी, डोडेनम,
ठीक है। ग्रहणम जिसके सी आकार होता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी आकार भोजन प्रणाली में किसका होता है, तो वह ग्रहणी का होता है। और बात करते हैं जे आकार, आपको बताना है कि जे आकार किसका होता है। चलिए दोस्तों बताइए, तो जो इसका होगा वो होगा आमाशय, जिसे हम पेट कहते हैं। ये पेट आमाशय जिसकी आकार जे आकार का होता है, मतलब इसके अंदर ये इस प्रकार से ये होता है, ठीक है, जे आकार का आमाशय के अंदर। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है? ऑप्शन है अधिवक्र, थायराइड, थाइमस या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको देख लेते हैं इसके बारे में भी। ये देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है इसमें आपको पता चल जाएगा। थाइमस यहाँ छाती के बीचों बीच में पाई जाती है, थाइमस। पैराविट ग्रंथि जस्ट इसके ऊपर, अवुट ग्रंथि जस्ट उसके ऊपर, ये जो होती है ये थाइमस ग्रंथि जैसे इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से। तो ये पैराविट ग्रंथि और अवुट ग्रंथि होती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। अधिवक्र जिसे एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये वर्षण, तो इस प्रकार से ये ग्रंथि पाई जाती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर, ठीक है। पेनियल ग्रंथि हो गई, और पीयूष ग्रंथि जो कि कान के नीचे की तरफ पाई जाती है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हो गया अंडाशय। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नाभिक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? नाभिक के किस भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल के ग्रेना में, क्लोरोफिल के स्ट्रेमा में, या राइबोसोम के अंदर? तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल की ग्रेना के अंदर। क्लोरोफिल की ग्रेना के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जो क्षेत्र हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र के अंदर उसको नोबेल पुरस्कार मिला है? हरगोविंद खुराना भारत अमेरिकन ये पर्सन है। भौतिक के क्षेत्र में, रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र या औषधि क्षेत्र में? तो राइट आंसर होगा औषधि के क्षेत्र में इनको हरगोविंद खुराना को ये अवार्ड मिला है। ये नोबेल प्राइज, क्योंकि नोबेल प्राइज जो दिया गया है वह 1986 के अंदर दिया गया है, 1986 मेडिसिन के अंदर। और साथ में किसको दिया गया है? इसी के साथ में मार्सेल डब्ल्यू निरेनबर्ग, मार्सेल वी निरेनबर्ग, इनके साथ हरगोविंद खुराना को औषधि के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो डीएनए कैसे जुड़े हुए होते हैं? पेप्टाइड, कनेक्टिव बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड और सहसंयोजक बंधन। तो जो इसके राइट आंसर होगा ये दोनों होंगे, हाइड्रोजन बंध और सहसंयोजक बंध, दोनों के द्वारा जो डीएनए होते हैं वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, गोवानिन, दूसरा जो होता है वो होता है साइटोसिन, एडेनिन, चौथा जो होता है वो होता है थायमिन, ठीक है दोस्तों। और इस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है तो वह आरएनए बन जाता है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और सहसंयोजक बंधन, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।